हम लोग पढ़ रहे थे, उसका एक छोटा सा पार्ट जो रह गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म होगा फिर यह। तो अभी हमने कल, डेट मीन्स लास्ट क्लास में जो टेस्ट पढ़े थे वो टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट थे। ठीक है। अब हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है जेट टेस्ट। आप इसे जी बोलो जेट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेट टेस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मुझे तब यूज करना आपको जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है। तो अगर आपका जो सैंपल साइज है, अगर लेस देन 30 है तो आप इसका यूज करो। और सैंपल साइज अगर आपका 30 या 30 से ग्रेटर है तो जनरली रिकमेंड करते हैं जेट टेस्ट के लिए। अब किस पर्पस के लिए, क्या चेक करने के लिए जेट टेस्ट हम यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो ये क्लेम कर रही है कि उसके यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी मान लीजिए 30,000 है। अब हमें इस फैक्ट को चेक करना है कि ये जो कंपनी क्लेम कर रही है ये कितना सही हो सकता है। आ जाओ। तो हमने क्या करा, हमने कुछ सैंपल, कुछ रैंडमली एम्प्लॉय की सैलरीज का एक सैंपल बनाया। लेट अस सपोज 50 एम्प्लॉयज का एक सैंपल बनाया। और इन सारे एम्प्लॉय की सैलरी हमने पूछी सबसे, क्या है किसकी क्या है। तो कंपनी ने साथ में ये भी बताया था कि 30,000 एवरेज सैलरी जरूर है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 10,000 भी है। इसका मतलब यह है कि 68% एम्प्लॉय की सैलरी हमारा वन स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगी, और 94% की सैलरी दो स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगी, और 99% की सैलरी थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें कंपनी ने बताया कि भाई 30,000 एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की हमारे यहाँ पर है जरूर, लेकिन मार्केट में चीजें वेरी हो सकती हैं। किसी की 20,000 हो सकती है, किसी के 40,000 हो सकती है, किसी की 15,000 हो सकती है, किसी की 25 भी हो सकती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10,000 का मान के चल रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, 50 सैंपल, सॉरी एक सैंपल बनाया जिसमें 50 एम्प्लॉय की सैलरी रखी। अब इन सारे एम्प्लॉय की सैलरी हमने देखी, कलेक्ट करी, और जब इनका एवरेज निकाला तो वो 27,000 आया। अब हमें ये चेक करना है कि कंपनी का क्लेम तो झूठ हो गया, गलत हो गया। कंपनी तो कह रही थी 30,000 सैलरी है, एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी। हमने जब अपना ट्रायल कंडक्ट किया 50 लोगों की सैलरी के ऊपर, तो ये सिर्फ 27,000 निकला। अब हमें ये चेक करना है टेस्ट लगा के कि जो डिफरेंस आया है ये सिग्निफिकेंट है या बाई चांस आ गया है। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो कंपनी का क्लेम फेल हो गया, कंपनी जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। और अगर ये जो डिफरेंस आया है ये जस्ट बाई चांस रैंडमनेस की वजह से आया है, आप एवरेज सैलरी 30 मान सकते हो, भले ही प्रैक्टिकली आपने जब 50 लोगों की सैलरी देखी 27,000 आ रही है। ठीक है। अब हमें इस बात को टेस्ट करना है कि कंपनी का क्लेम सही है कि गलत है, कि एवरेज सैलरी एम्प्लॉय की 30,000 होती है कि नहीं। तो अब यहाँ पे टी टेस्ट इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि पहला पॉइंट है कि आपके नंबर ऑफ सैंपल 30 से ज्यादा हैं। तो जब नंबर ऑफ सैंपल 30 से ज्यादा होते हैं तो फिर रिकमेंड करते हैं जेड टेस्ट के लिए। और दूसरा पॉइंट है कि आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। तो जब ये दो चीजें साथ में गिवन हो
तो आपको टी टेस्ट की जगह पर जेड टेस्ट लगाना चाहिए। अब मैं, सबसे बड़ा चैलेंज अभी हमारे सामने जो आने वाला है वो ये, कि कल जब आप टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट पढ़ा रहे थे, तो उन टेस्ट में क्या था, आपने 8 8 10 10 सैंपल बना लिए, क्योंकि टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट का कहना यही है कि भाई 30 से कम सैंपल हो तो हमें लगाओ, बढ़िया रिजल्ट देते हैं आपके लिए। तो आपने मैनुअली टाइप कर लिए। अब सर, 30 से ज्यादा कहाँ तक लिखोगे? एवरेज सैलरी, अब मुझे यहाँ पर कम से कम 30 एम्प्लॉय की चाहिए और आप अपने एग्जाम्पल 50 लेके चल रहे हो, तो कहाँ तक टाइप करोगे ऐसे 50? ठीक है। तो अब हमें कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो हमें डेटा जनरेट करके दे दे, डेटा जनरेट करके दे दे। तो कैसे इस काम को किया जा सकता है, उसको देखते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे numpy एज np, np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, एक फंक्शन है numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल के अंदर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ वैल्यूज जनरेट करके दूंगा रैंडमली। मुझे ये बता दो कि जो वैल्यू मैं आपको जनरेट करके दूं उनका एवरेज क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से सेट करके मैं आपको सारी वैल्यू जनरेट करके दूंगा। हमने कहा अगर हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार देख लें तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हमारा जो गिवन है वो यही है कि 50 एम्प्लॉय की सैलरी का सैंपल बनाना है जिसका एवरेज 27,000 हो। तो मैं यहां लिखूंगा LOC। LOC का मतलब होता है एवरेज सैलरी, आप क्या चाहते हो वो आप बता सकते हो। ठीक है। तो यहाँ 27,000 लिख दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रखना है? स्केल इज इक्वल टू 10,000। तो मान के चल रहे हैं कि जो एवरेज सैलरी है वो 27,000 है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10,000 है। अब कितने? साइज इक्वल टू 50। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन 50 वैल्यू जनरेट करेगा, और 50 वैल्यू इस तरह से जनरेट करेगा कि जब उन वैल्यू का एवरेज निकालोगे तो 27,000 आएगा, और उन वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन 10,000 आएगा। तो जब डेटा बड़ा होता है तो इस तरह से डेटा को जनरेट किया जा सकता है रैंडमली। अब ये हमें सैलरीज जनरेट करके दे देगा। ये लो। अब इसके सामने समस्या क्या आएगी कि आप अपना देखो तो आपका कुछ और होगा, पहली वैल्यू कुछ और है आपकी, मेरी कुछ और है, आपकी जितनी बार मैं चलाऊंगा हर बार अलग अलग आएगी। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि एक बार जो सैलरीज रैंडम जनरेट हो गई हैं जिनका एवरेज, लेकिन जितनी बार मैं इसे रन करा रहा हूं इस बात की श्योरिटी है कि हर बार इन सारी वैल्यू की एवरेज वैल्यू इतनी आएगी और सबका स्टैंडर्ड डेविएशन यही बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर np डॉट रैंडम डॉट सीड, सीड फंक्शन क्या करता है, रैंडमनेस का एक बीज बो देता है, और हर बार उसी बीज के हिसाब से आपका डेटा जनरेट होना शुरू होगा। तो सीड की वैल्यू कोई भी आप अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन सब एक एक ही दो। मान लो मैंने 10 दे दी है, तो आप भी सब 10 ही दे दो। तो इट इज लाइक आइडेंटिफायर। ये लाइन क्या करती है, इस बात को इंश्योर करती है कि अब नंपाई के जितने भी फंक्शन रैंडमनेस वाले हैं, जितनी बार चलाओगे इसी सीड के साथ, तो हर बार सेम डेटा जनरेट करेंगे।
चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो। अब देखो आपका और मेरा सेम रिजल्ट आएगा, कितनी बार भी चलाओ सेम रिजल्ट आएगा। तो इससे फायदा यह हुआ कि अब हम आगे जो अपनी स्टडी करेंगे उसमें वेरिएशन नहीं होंगे। तो जब भी numpy के रैंडम फंक्शंस का यूज करें, और आपको इस बात को इंश्योर करना है कि जितनी बार वो कोड रन हो हर बार सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तो उसका कोई सीड वैल्यू सेट कर दो। क्या कर दो वो आपकी मर्जी है, एनी वैल्यू, इट इज लाइक एन आइडेंटिफायर। अब अगर मैं 11 कर दूंगा तो बदल जाएगी, लेकिन अगर फिर से 10 कर दूं तो वही पुराना वाला आ जाएगा। ठीक है। अब इन सैलरीज को प्रिंट करने का मुझे कोई पॉइंट नहीं, सिर्फ समझाना था। तो इस तरह से 50 सैलरी मैंने जनरेट कर ली। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो सैलरी का एवरेज 27,000 है, और जो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है वो 30,000 है। तो ये जो डिफरेंस आया है ना, ये जो डिफरेंस आया है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं पॉपुलेशन मीन 30,000 है, और हम मान के चल रहे हैं हमारे सैंपल का जो मीन सैलरी वो 27,000 है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें चेक करना है बाई चांस है या सिग्निफिकेंट है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैट्स मॉडल नाम का एक पैकेज है, उसके अंदर से वेट स्टैट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, और इसके अंदर फिर फंक्शन होगा जेट टेस्ट। तो जेट टेस्ट फंक्शन साईपाई में नहीं है, जो टी टेस्ट फंक्शन था वो साईपाई में था। जेट टेस्ट फंक्शन स्टैट्स मॉडल के अंदर वेट स्टैट्स के अंदर मिलता है। बाकी आगे की कहानी सेम है, उसमें अब कुछ नहीं करना। वही कहानी पी वैल्यू वाली। अगर लेस देन 0.5 है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू, और अगर नहीं है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू। कंपनी क्लेम राइट, नल हाइपोथेसिस ट्रू। मतलब ये जो डेटा है इसमें जो सैलरीज आई हैं उनका एवरेज जो 27,000 है, और जो एक्चुअल हमारा कंपनी क्लेम कर रही थी कि नहीं 30,000 है, तो वो कंपनी सही कह रही है। तो ये जो 27,000 है ये बाई चांस वाली बात है। डेटा ऐसा है कि इस डेटा का एवरेज 30,000 माना जा सकता है। ये बाई चांस की बात है कि एक्चुअल 27,000 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हमारा कंपनी का क्लेम सही है। नल हाइपोथेसिस ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कहानी हो गई हमारे जेट टेस्ट की। इसमें नया सीखने को मिला एक पॉइंट ए वाला, रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है डेटा नहीं है, डेटा मुझे चाहिए लेकिन मुझे डेटा के फैक्टर पता है कि डेटा जो जनरेट हो उसका एवरेज ये होना चाहिए, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ये होना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग डेटा को अपना जनरेट कर पा रहे हैं, फिर उस डेटा पर अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। अगर रियल टाइम डेटा होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैन्युअली आप लोगों के पास जाओ, उनसे उनकी सैलरी पूछो, कागज पे लिखो, एक्सेल शीट बनाओ, फिर ले आओ। फिर इस काम को करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारे जेट टेस्ट के। जेट टेस्ट बन सैंपल। ये पूरी कहानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ये तब बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब रियल डेटा आपके पास होता है। अभी तो आपने डेटा जनरेट कर लिया, फील ही नहीं आ रहा है। फील तब आता जब आप रियल एम्प्लॉय से मिलते 50 और उनसे उनकी सैलरी पूछते, और फिर कंपनी जो कह रही है उस बात को चेक करते, तब लगता अच्छा हाँ टेस्ट करने का फायदा हुआ। अभी तो सब दिख रहा है। चलो अब
मान लो यही कंपनी ये कह रही है कि मेल और फीमेल की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई कंपनी क्लेम कर रही है हमारे यहाँ पर स्किल पे काम किया जाता है, आपका जेंडर मेल है फीमेल है उससे सैलरी का कोई मतलब नहीं है। तो मेल की एवरेज सैलरी और फीमेल की एवरेज सैलरी लगभग बराबर है। ठीक है, कंपनी ये हमारा क्लेम कर रही है। अब क्या करा हमने, कुछ मेल एम्प्लॉय से बात करी और उनकी जो सैलरीज थी उनको इकट्ठा कर लिया। देखो फिर से वही बात आएगी, अब रियल में तो जा नहीं रहे हो एम्प्लॉय के पास। मान के चलते हैं कि हम गए कंपनी में और उसमें जितने मेल एम्प्लॉयज थे उनसे मिले और उनसे उनकी सैलरी पूछ ली। इसी तरह से जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनसे मिले, उनसे उनकी सैलरी पूछ ली। फिर हमने क्या करा, इनका एवरेज निकाला और इनका एवरेज निकाला। मान लीजिए जो मेल का एवरेज आया वो 30,000 आया, ठीक है, और फीमेल का एवरेज आया मान लो 25,000। तो अब हमने क्या लगा, कंपनी झूठ बोल रही है, ये तो बहुत डिफरेंस है, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है एवरेज सैलरी में। तो कंपनी कह रही है कि बाई चांस वाली बात है कि आप जिन लोगों से मिले उनकी सैलरी कम रही होगी, आप किसी और से मिलते तो हो सकता है सही निकल कर आ जाती। अब देखो सैंपल तो सैंपल है, आप ये थोड़ी कह सकते हो इससे मत मिलो इससे मिलो, तो किसी से मिला जा सकता है। तो अब इन्हीं बातों के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पिक्चर आया है। क्योंकि अगर जिन जिस एम्प्लॉय से मैं मिला उसकी जगह उस दिन वो छुट्टी पे होता किसी और से मिलता, हो सकता है उसकी सैलरी कम या ज्यादा होती तो रिजल्ट इधर उधर हो जाता। तो इन्हीं बातों को कंसीडर करता है कौन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि ये सारी बातें जो आप सोच रहे हो ये सब भी मान के चलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो इग्नोर ही करेंगे हम। तो अब देखते हैं कि मैंने जो एक जो अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा है वो यही है। एक्चुअल डेटा क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 30,000 और 27,000 का है। और थोड़ा सा इलास्टिक क्या है देखो, ऐसा होता है कि अक्सर आप पाओगे कि रेशो इक्वल नहीं होगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो एक और पॉइंट था वो यही था कि जब आप दो ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है इक्वल साइज के ग्रुप हों। जैसे मेल फीमेल में जब भी कंपैरिजन करोगे तो कभी इक्वल आपका शायद मिलेगा ही नहीं, अनइक्वल ही मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो 50 हम मेल एम्प्लॉय से मिले थे और 40 मिले थे फीमेल एम्प्लॉय से। जितने मेल एम्प्लॉय थे उन सबकी सैलरी का एवरेज 30,000 आया, और जितने फीमेल एम्प्लॉय से मिले उन सबकी सैलरी का एवरेज सैलरी 27,000 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन 10,000 दोनों का है, मतलब मेल की सैलरी में जो वेरिएशन हो सकता है वो प्लस माइनस 10,000 हो सकता है, और फीमेल की सैलरी का भी वेरिएशन प्लस माइनस 10,000 हो सकता है, ये मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, करना यह है कि जो डिफरेंस आया है सैलरी में ये हमारा स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, या जस्ट रैंडम वेरिएशन है। वही बात कि अगर इससे ना मिलकर उससे मिले होते तो फिर आपका रिजल्ट दूसरा हो जाता है ना, वगैरह 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 वाली कहानी। तो अब इस काम को करना है। अब देखो यहाँ पर सैंपल साइज 50 है, यहाँ सैंपल साइज 40 है, दोनों 30 से ऊपर है, तो टी टेस्ट की जगह हमें जेड टेस्ट लगाना चाहिए। अब जरा ये बताओ, ये रिलेटेड तो हुआ नहीं, रिलेटेड तो बिफोर एंड आफ्टर वाला होता है, ये इंडिपेंडेंट वाला हो गया। तो जेड टेस्ट इंडिपेंडेंट कहलाएगा, जेड टेस्ट वन सैंपल, जेड टेस्ट इंडिपेंडेंट वाला। अब कहानी पूरी समझ में आ गई, ये नोट्स में आपको अपडेटेड वाले शेयर कर दूंगा। कल जो मैंने शेयर करे उसमें ये कहानी नहीं लिखी है, बाकी कोड लिखा है लेकिन वो थोड़ा आउटडेटेड वाला लिखा है, ये मैंने कुछ अपडेट कर दिया है। क्या करना है, सेम कहानी। ये जो आपने सीट चलाया है ये थ्रू आउट जुपिटर काम करेगा, हर सेल के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने कहानी बताई कि 50 मेल एम्प्लॉय से मिला जिनकी एवरेज सैलरी 30,000 और स्टैंडर्ड एविएशन 10,000 है। तो मैंने सिंथेटिक डेटा जनरेट कर लिया, ये बताकर कि मुझे ऐसा डेटा जनरेट करके दो जिसके अंदर 50 वैल्यूज हों, उन 50 वैल्यू का एवरेज 30,000 आए और उन वैल्यूज का स्टैंडर्ड एविएशन 10,000 आए। तो इस कोड ने मुझे वो डेटा जनरेट करके दे दिया। ठीक है, ऐसे ही इस कोड ने 40
एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करके दे दी जिनकी एवरेज 27,000 है और 10,000 ये है। अब क्या करा, जेट टेस्ट फंक्शन कॉल किया। जेट टेस्ट फंक्शन में यहाँ पर हमने मेल की सैलरी 40 और फीमेल की सैलरी जितनी थी 50, इसकी 40 की दोनों पास कर दी। अब ये हमें चेक करके बताएगा कि जो 3,000 का डिफरेंस दिख रहा है ये बाई चांस वाली बात है या स्टैटिकली हमारा ये है। द डिफरेंस इज बाई चांस, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो डेटा जनरेट हुआ वो और यहाँ पर जो डेटा जनरेट हुआ वो, इन दोनों में प्रैक्टिकली एवरेज 30,000 और 27,000 जरूर है, लेकिन ये बाई चांस वाली बात है। आप दोनों के एवरेज को लगभग बराबर मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन करके दे रहा है, हमें जेड टेस्ट बताकर दे रहा है। नहीं, कंपनी का जो क्लेम था वो हमारा सही है। कंपनी जो कह रही है वो सही कह रही है कि हमारे यहाँ पर मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी, एवरेज सैलरी में कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया जेट टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट वाला। जेट टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट। सेम हाइपोथेसिस सेम है, जो डिफरेंस है वो नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस नल हाइपोथेसिस, देयर इज ए डिफरेंस अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस नहीं बदलती, वो सेम वही रहेगी। यानी कि लिखा है डिफरेंस जो दिख रहा है वो बाई चांस है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, ये मान के चलो दोनों की एवरेज सैलरी सेम है। दैट मींस नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब जेड टेस्ट ये कह रहा है मैं बिफोर एंड आफ्टर पे काम नहीं करता। तो अगर आपके पास डेटा साइज 50-50 का है और बिफोर एंड आफ्टर वाला पॉइंट है तो मजबूरी है फिर आपको टी टेस्ट पे ही जाना पड़ेगा। जेड टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, आपको टी टेस्ट पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा लार्ज साइज के डेटा पर जब हम जेड टेस्ट रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है ही नहीं, टी टेस्ट ही करो। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाले नहीं होते। थोड़ा सा रिजल्ट को आप बायस्ड मान सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा जाता है कि हम इस तरह के सैंपल कई जनरेट करेंगे। एक बार कर लिया, फिर देख लिया कौन सी हाइपोथेसिस ट्रू थी, दोबारा फिर कर लिया, फिर देखा कौन सी ट्रू थी, फिर कर लिया तीसरी बार, मान लो 10 बार कर लिया। अब देखें कि ज्यादा बार कौन सी ट्रू थी, तब उसको ट्रू मानते हैं। तो क्योंकि जेड टेस्ट हमारा बिफोर एंड आफ्टर वाला होता नहीं है, तो जब ज्यादा साइज का डेटा होगा तो टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। उस टी टेस्ट को ज्यादा कॉन्फिडेंटली बताने के लिए कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, हम उस ट्रायल को एक बार ना करके कई बार करते हैं और फिर जितनी बार हमने करा है फिर देखते हैं मेजोरिटी क्या थी, फिर अपना हाइपोथेसिस बताते हैं कि कौन सी वाली ट्रू थी और कौन सी वाली फॉल्स थी। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। जनरली लोग कहते हैं कि आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप सबके साथ ऐसा कर सकते हो। आप एक ट्रायल का डिसीजन ना लेकर कई ट्रायल परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जब कोवैक्सीन बनाई जा रही है, मान लो आपने जो सैंपल लिया 10,000 लोगों का, आपको लगा यार एफिकेसी 40% आई है, तो अब आपने क्या करा, दवाई में कुछ नहीं करा, लोगों को बदल दिया। आप करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपका सेम सैंपल पे काम करेगा, तो आपको अपने रिजल्ट और ज्यादा ट्रस्ट के साथ दुनिया को बताने हैं, तो आप कई सैंपल पे स्टडी करके फिर अपना रिजल्ट बताते हो। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके पास उतना रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप उतनी बार ट्रायल कंडक्ट कर पाओ, इतना टाइम होना चाहिए कि आप उतना ट्रायल कंडक्ट कर पाओ। ठीक है, जब नहीं होता है तो एक ही बार जो ट्रायल किए गए हैं उसी को फिर मानना पड़ता है सबके लिए। चलो, तो ये कहानी हो गई हमारी जेड टेस्ट टू सैंपल वाली। अब हमारे पास एक टेस्ट और होता है जो कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है का मतलब है टाइटैनिक वाला डेटा लोड करो। टाइटैनिक वाला डेटा सबके पास है, तो उस अब देखो उस वाले डेटा को हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ पाएंगे क्योंकि मुझे रैंडम जनरेट नहीं करना पड़ रहा है, हमारे पास अपना डेटा है। पांडाज इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट पांडाज एस पी डी।
डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस। अब क्या करो, सर्वाइव्ड और सर्वाइव्ड और जेंडर के बीच में एक काउंटिंग टेबल बना लो। कितने लोग सरवाइव हुए हैं, कितने लोग हमारे किस जेंडर के सरवाइव हुए हैं और किस जेंडर के सरवाइव नहीं हुए हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी एफ डॉट पाइवट टेबल इंडेक्स, इंडेक्स पर सर्वाइव्ड, कॉलम्स, कॉलम्स पर जेंडर, वैल्यूज, पैसेंजर आईडी काउंट कर लेते हैं क्योंकि मिसिंग नहीं थी, काउंट इससे निकाल लेते हैं। तो काउंट जो आप निकाल रहे हैं वो किसी भी कॉलम का निकाल सकते हैं यहाँ पर, बस ये दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं होने चाहिए, कोई तीसरा कॉलम का काउंट यूज कर सकते हैं। इससे जो रिजल्ट मिलेगा ये आपकी एक टेबल बनकर आ गई, जिसको आप फ्रीक्वेंसी टेबल, काउंट टेबल, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेबल से जो निकल कर आई है सर्वाइव्ड और जेंडर की, और दोनों कैटेगोरिकल हैं और इनका काउंट यहाँ पर रखा हुआ है, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि भाई जो लोग सरवाइव नहीं हुए थे, फीमेल 81 है और 468 मेल थे, और जो लोग सरवाइव हो गए हैं फीमेल का काउंट 233 है और मेल का काउंट 109 है। ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि क्या सरवाइव्ड और जेंडर के बीच में कोई रिलेशनशिप है। आपने अपनी स्टडी कर रखी है ऑलरेडी इस डेटा पर, क्या रिजल्ट आया था? यस है, यानी कि सर्वाइवल और जेंडर के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, जब दो कैटेगोरिकल कॉलम में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, अगर हम इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट लगता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, ये टेस्ट कहता है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि दो कैटेगोरिकल कॉलम आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है इसकी? नल हाइपोथेसिस ये है कि कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि सर्वाइवल का और जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फीमेल ज्यादा सर्वाइव हुए हैं तो ये बाई चांस वाली बात है, ऐसा डेटा में नजर कुछ आया नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस काई स्क्वायर में ये बोले कि नहीं, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि नहीं रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस काम को? तो काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भाई हम साइपाई मॉड्यूल का स्टैट्स उसी का यूज करेंगे।
एक बार समझ लेंगे, पहले फिर लिख लेना। तो साईपाई के अंदर हमारा फंक्शन है काई कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी शब्द का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी टेबल या काउंट टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल या काउंट टेबल को कॉन्टिंजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। हमने क्या करा, इस फंक्शन के अंदर जो अपना अभी पाइवट टेबल से काउंट की टेबल बनाई थी सर्वाइव और जेंडर के बीच में, ये यहां पर पास कर दी। अब ये फंक्शन हमें चार चीजें वापस करता है। हमारे काम की चीज तो पी वैल्यू है। तो पहले पी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं रिजल्ट इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद ये बाकी जो वैल्यू आई हैं इनको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5, इसका मतलब है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में होती है कि नहीं, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और नल हाइपोथेसिस इसकी ये कहती है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि सर्वाइव और जेंडर आपस में किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। तो ये कह रहा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू, मतलब है सर्वाइवल और जेंडर के बीच में कनेक्शन है, और ऐसा हमने देखा भी है। अब जरा इन सारी वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, ये वैल्यूज क्या हैं। तो पहली वैल्यू है इसकी काई वैल्यू। काई वैल्यू ये कहती है कि जितनी ज्यादा ये होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने के। ये वैल्यू जितनी कम होगी उतने चांसेस कम हो जाएंगे कि दोनों में कोई कनेक्शन है इस बात के होने के। तो इसकी वैल्यू हमारी 260 आई है। तो 260 वैल्यू काफी हाई हमारी कहलाएगी। अगर ये वैल्यू 160 आती, 150 आती, 50 आती, तो जो रिलेशनशिप सर्वाइव और जेंडर की है इसकी जो हमारी क्वालिटी होगी, वो स्ट्रांग जो बॉन्ड होगा वो लूज होता चला जाएगा। जितनी वैल्यू ये बड़ी आएगी उतना ये ज्यादा स्ट्रांग है, जितनी वैल्यू ये छोटी आएगी उतना ये हमारा बॉन्ड बहुत लूज है। ठीक है। उसके बाद अगला जो आर्गुमेंट पी वैल्यू हमने देख ही लिया, इसको भी देखेंगे। एक्सपेक्टेड डेटा फ्रेम या एक्सपेक्टेड टेबल। एक्सपेक्टेड टेबल का मतलब है हमें यह बताया जाएगा कि रिलेशनशिप कब नहीं होती। अगर हमें आप ये डेटा ना देकर अगर ये डेटा देते तो हम आपसे कहते कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये आ रहा है, यहां पर 193 लिखा होता, यहां 355 लिखा होता, यहां 120 होता, यहां 221 होता। अगर ये डेटा देते तो इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो, इस डेटा को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फीमेल का सर्वाइवल हो गया 120, जो अभी कितना चल रहा है हमारा 233, और ये 81 है, और ये कितना हो गया 193। सर्वाइवल हमारा 221 ये हो गया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो 120 और 221 कितने हो गए, 300, 341। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये भी लगभग इतना ही आएगा। अब ये हमसे कह रहा है कि अगर आप के बचने वाले लोगों की संख्या मेल फीमेल ऐसी है तो भाई इसके हिसाब से तो रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ये ना होकर ऐसी होती तो हम आपसे कहते कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि ध्यान से देखो कि 120 और 221 में डिफरेंस अच्छा खासा भी, लेकिन फिर भी ये क्या कह देता कि नहीं भाई कोई रिलेशनशिप नहीं, नल हाइपोथेसिस ट्रू है। तो अब काई स्क्वायर फंक्शन हमें पहले बताता है काई वैल्यू। काई वैल्यू बड़ी होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। काई की वैल्यू छोटी होने का मतलब है कि एविडेंस वीक है आपका। और हो सकता है काई की वैल्यू अगर 0 के आसपास आ जाए तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं हमारी। पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई। ठीक है। एक्सपेक्टेड टेबल आपने हमें जो दी है उसके हिसाब से ये रिजल्ट है। अगर ये ना देकर ये वाली आप हमें देते तो हम आपसे कहते कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब आता है डीओएफ। डीओएफ का फैक्टर कल भी था, आज भी है। जब हम पी वैल्यू निकालते हैं
तो पी वैल्यू निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, उस फार्मूले में डीएफ का यूज होता है। यहाँ पे डीओएफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारा वापस करके हमें ये देता है। तो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी प्रिंट करके दिखाऊं, तो इसकी वैल्यू बन आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू सैंपल माइनस वन होती है, बट नॉट ऑलवेज। यहाँ पर सैंपल कितने हैं, दो। ठीक है, माइनस वन ये हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस में सैंपल माइनस वन होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक गेम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ही है, एक पर्सन ही है, ये तीन पर्सन है। अब ये एक टी शर्ट है, T1। ये एक टी शर्ट है, T2। ये एक टी शर्ट है, T3। पहले वाले को बुलाया, इससे कहा पसंद करो तीनों में से कौन सी टी शर्ट पहननी है। बाकियों को बाद में दिखाएंगे, पहले आपको पसंद करा देते हैं। तो अब ये बताओ, इसके पास आजादी है कि नहीं टी शर्ट चुनने की? हमने कहा आजादी है, तीन में से कोई एक चुनेगा। ठीक है, तो इसने एक चुन ली। अब ये घर चला गया, अपने खत्म पिक्चर। अब दूसरे वाले को बुलाया, दूसरे वाले से कहा कि भाई आपके पास दो ही ऑप्शन है, इनमें से जो टी शर्ट पसंद आ रही है वो ले लो। एक तो वो लेके चला गया, अब उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो अब इसके पास भी आजादी है चुनने की। दो ऑप्शन तो अभी भी दो बचे हैं इसके पास, तीन से कम हो गए, लेकिन अभी भी आजाद है ये कि हाँ भाई इन दोनों में से कोई भी एक ले सकता है। अब मान लो इसने T2 पसंद कर लिया, घर चला गया अपने यार, इसके पास कोई आजादी बची? मजबूरी है इस पे, तो यही लेना होगा। तो अब ये बताओ, इस खेल में अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास टोटल तीन पर्सन है, टोटल तीन पर्सन है, तो इनमें से कितने लोगों को आजादी थी हमारी टी शर्ट चुनने की? सिर्फ दो को। तो इस वाले खेल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टू। तो एक जनरल मैंने बताया था टोटल सैंपल माइनस वन ही आती है, तो टोटल कितने लोग थे, तीन। माइनस वन कितनी हो गई, टू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज हमने कभी नहीं करा, ना कल ना आज कर रहे हैं। बट आज थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जो आपका टी वैल्यू, जेड वैल्यू और काई वैल्यू आती हैं, उनका यूज करके पी वैल्यू जब निकाली जाती है, तो उस पी वैल्यू को निकालने में डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल माइनस वन नहीं होती, मोस्ट ऑफ द केसेस में सैंपल माइनस वन होती है। तो ये क्या कह रहा है, हम आपको निकाल के देंगे। तो इसने निकाल के दी, हमारी वैल्यू आई वन। और सैंपल थे दो, बात एक ही हो गई, टू माइनस वन वन ही बचा। ठीक है, इस तरह से ये कहानी हो जाती है हमारे यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट की। अब जब हमने टेस्ट पढ़ना शुरू करा था, तो हमने टी टेस्ट का नाम लिया, हमने अनोवा का नाम लिया, आज हमने जेड टेस्ट का नाम लिया, हमने आज काई स्क्वायर का नाम लिया। आपकी जिंदगी में ये चार ही पांच टेस्ट आएंगे, बाकी भी जो और पढ़ाऊंगा आगे वो गिनती पूरी करेंगे, यूज बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, इन चारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कब कहाँ कितने तरह के होते हैं। टी टेस्ट वन सैंपल, इंडिपेंडेंट रिलेटेड। एनोवा टेस्ट ग्रुप तीन से ज्यादा हूं तब, दो या दो से ज्यादा हूं तब। जेड टेस्ट टी टेस्ट का ही एक वर्जन होता है, जब सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन हो। काई स्क्वायर टेस्ट कैटेगोरिकल डेटा में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जितने भी जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, उन सारे टेस्ट को
सबसे आउटर लेवल पे, जो मैंने आप अभी तक पढ़ा ही नहीं आपको, अब पढ़ा रहा हूं। सबसे आउटर लेवल पर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, और एक होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो उस डेटा पे लगाए जाते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, जो सैंपल है आपका वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तब लगाए जाते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री यानी कि इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, मतलब ये ऐसे होना चाहिए, तो ये टेस्ट का सिग्निफिकेंट सही होता है। ये कह रहे हैं कि कोई सा भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। दूसरा, जो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है, अगर ये कह रहे हैं कि हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे लगाए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पे हो सकते हैं। कैटेगोरिकल डेटा का तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस वैल्यू का होगा। दूसरा, कैटेगोरिकल डेटा पे कोई भी टेस्ट जब लगेगा तो वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही कहलाएगा। तो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, सबसे पहली कैटेगरी ये हो गई। तो अभी ये बताओ, अभी तक मैंने आपको जो टेस्ट पढ़ाए हैं उसमें कोई ऐसा टेस्ट जो एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि ये तो ये होगा ही होगा, क्या नाम है उसका? काई स्क्वायर। काई स्क्वायर कैसा काम करता है? हमेशा कैटेगोरिकल पे, तो ये कैसा टेस्ट हो गया? नॉन पैरामीट्रिक। तो काई स्क्वायर इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जब आप कहीं स्टैट्स के इंटरव्यू में बैठते हो ना, और उसका रिटन एग्जाम हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चन आएगा इस तरह से, काई स्क्वायर इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नन ऑफ द अबव, बोथ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस। तो क्लियर आंसर है इसका। अब सर, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट और जेड टेस्ट, इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये चल तो नंबर पे ही रहे थे। सैलरी हो गया, आई क्यू हो गया, है ना, या जो जो कल आपने एग्जाम्पल लिए वो सब नंबर वाले एग्जाम्पल थे। तो ये सारे टेस्ट मैंने पढ़ा ही नहीं थे, लेकिन ये सारे के सारे पैरामीट्रिक टेस्ट थे, और इन सबको होने के लिए शर्त थी, हमने फॉलो नहीं करी, हमने देखा ही नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है। शर्त थी क्या? कि डेटा जो आ रहा है सैंपल के अंदर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए। आज हल्का सा थोड़ा देखो, इस बात को फील कर पाओगे। मैं जब डेटा जनरेट कर रहा था जेड टेस्ट के लिए, तो कौन सा फंक्शन यूज कर रहा था? नॉर्मल। इस फंक्शन का नाम नॉर्मल ये भी है कि जो डेटा ये जनरेट करेगा, गारंटी है उस डेटा को प्लॉट करो, वेल कर्व शेप बनकर आएगी, यानी कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज मीन के आसपास ही आपकी निकलेंगी। कल जो मैंने आपको डेटा यूज कराया, जो मैंने आपको वैल्यूज दी थी टी टेस्ट में, एनोवा में, वो मैंने बनाई इस तरह से थी कि वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा, सिर्फ मैंने बोला नहीं था, बता मैं आज रहा हूँ। ठीक है, अब सर मान लो न्यूमेरिक डेटा है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, और कल वाला खेल करना है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट जो कल करे थे सारे टेस्ट दोबारा करने हैं, सब काम वही है, सिर्फ इतना फर्क है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। स्क्यूड डेटा हो सकता है, लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, यूनिफॉर्म, कोई सा भी डेटा हो सकता है। तो क्या टेस्ट आते हैं? तो बस, अब जो थ्योरी वाला पोर्शन है, अब मैं उसको कवर करूंगा पूरा, क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है। यहां से पढ़ते हैं अब, ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट दो तरह के होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशन क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशन है कि जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। कौन कौन से डेटा हैं ऐसे? टी टेस्ट हो गया, एनोवा टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ये हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। एडवांटेज क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट आर सेंसिटिव व्हेन अजम्पशंस आर मेड, मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, तो जो आप अपना टेस्ट के थ्रू रिजल्ट बताते हो उसकी क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। अब वो टेस्ट कहीं भी कोई परफॉर्म कर ले, फेल आपका नहीं होगा, जो आपने कहा है वही बात होगी। लेकिन अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था और आपने पैरामीट्रिक टेस्ट लगा दिया, तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी ना आई और कोई दूसरा अपना टेस्ट करो कह दे नहीं आप तो गलत कह रहे थे।
है ना। तो डिसएडवांटेज क्या है, सेम कहानी है कि आपका अगर जो रूल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला अगर वो फॉलो नहीं हुआ, तो फिर आपका जो क्वालिटी टेस्ट की है वो अच्छी नहीं होगी। वो टेस्ट आपका जो किया जा रहा है दूसरी जगह हो सकता है फेल हो जाए। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, ऐसे जो हमारा किसी भी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम नहीं करते। डू नॉट अज्यूम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हमारा। तो जो आपका कैटेगोरिकल है वो इसी के अंदर आपका आएगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो पढ़ लिया मैंने काई स्क्वायर, दो और पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी, कोर्स खत्म ये वाला। तो मैन विटनी यू टेस्ट और क्रुसिकल टेस्ट, ठीक है। मैन विटनी और क्रुसिकल ये दो टेस्ट और हैं, इनको बाकी थ्योरी पूरी देख रखी है मैंने, आपको आराम से पढ़ लेना। तो मैन विटनी यू टेस्ट टी टेस्ट टू सैंपल के बराबर होता है। अच्छा, नॉन पैरामीट्रिक में साइज का मैटर नहीं है, छोटा डेटा है तो भी यही लगाना है, बड़ा डेटा है तो भी यही लगाना है। वहां पर तो अलग लगते हैं, टी टेस्ट छोटे डेटा पर, जेड टेस्ट बड़े डेटा पर पैरामीट्रिक में। नॉन पैरामीट्रिक में इतने फैन बट नहीं, बस एक ही है मैन विटनी यू टेस्ट, टू सैंपल इंडिपेंडेंट, यानी कि सैलरी वाला, मेल फीमेल वाला, ठीक है। अब चाहे छोटे डेटा पे लगाओ चाहे बड़े पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब कहानी क्या थी वो इंपॉर्टेंट थी, बाकी कोड तो आपको मैं शेयर कर ही दूंगा। तो ये दो ग्रुप हैं आपके। सेम कहानी, बस फंक्शन का नाम चेंज करना है अपना। तो दो ग्रुप के बीच में अब इनका प्लॉट करोगे तो कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो मैन विटनी साई पाई के अंदर ही आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे अपना कर सकते हैं। टू सैंपल रिलेटेड बिफोर आफ्टर वाला, ये हो गया बिफोर आफ्टर वाला। तो एक काम करते हैं, इनका नाम तो लिख ही देते हैं। ये हो गया टू सैंपल इंडिपेंडेंट, और ये होता है टू सैंपल रिलेटेड बिफोर आफ्टर वाला। ये हो गया टू सैंपल रिलेटेड बिफोर एंड आफ्टर। लास्ट वन इज एनोवा की तरह, दो से ज्यादा ग्रुप हैं और जो अनोवा करता था वही चीज नॉन पैरामेट्रिक में कुर्सिकल टेस्ट होता है। तो अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो डेटा मिलता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, तब ये जो टेस्ट हैं ये रिलेवेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जो ये वाले टेस्ट हैं नॉन पैरामीट्रिक वाले, इसमें काई स्क्वायर तो अक्सर आता है, पूछा जाता है। बाकी एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये सब होते हैं।
चलो, मंडे को मिलेंगे। मंडे को हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, जिसका नाम है पावर बीआई। तो आप में से जिन लोगों का हो गया है, वो आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं, अपना कोई और काम करना चाहते हैं उस टाइम पे, तो कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 1.5 महीने के आसपास लगेगा पावर बीआई में। टाइम वाइम सब सेम रहेगा, मीटिंग आईडी सेम रहेगी, क्लासरूम सेम रहेगा, सबको सेम क्लासरूम, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको आना है। प्रोजेक्ट क्लास खत्म हो चुकी है, सैटरडे संडे कोई प्रोजेक्ट क्लास नहीं है, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। चलिए, मंडे को मिलेंगे 2:30 बजे पावर बीआई के साथ।